Good morning to all of you. This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss all the issues and events which have national and international importance for UPSC civil services and other state pieces examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is India's defense export and humanitarian law. The second issue is what is California's new anti-deep fakes bill and it can it stop manipulated politics ads. The third issue is working women's double shift, and the fourth issue is number of rhinos slightly increases, but so does threat of poaching. So let's discuss all the issues in detail. India's defense export and humanitarian law. The Supreme Court of India earlier this month dismissed a public interest litigation (PIL) related to central government to be directed by Supreme Court to stop exporting defense equipment to Israel as Israel is allegedly committing war crimes in Gaza. सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल रजिस्टर की गई थी और ये जो पीआईएल थी ये स्पेशली सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वो इजराइल के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए उस एक्सपोर्ट को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वो इस तरह के सिचुएशन में जहाँ पर इजराइल गाजा के अंदर वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है ऐसा इंडिया को नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड यहाँ पर पीआईएल सबमिट की गई थी बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को अर्लियर दिस मंथ डिसमिस कर दिया है। द टॉप कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवीन बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट इट्स डोमेन। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को इसलिए रिफ्यूज कर दिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फॉरेन पॉलिसी इसके डोमेन में नहीं आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि वो इजराइल के लिए डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आता है। व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग आर्म्स एक्सपोर्ट? आर्म्स एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या क्या है? The most important treaty related to arms export is the Arms Trade Treaty aimed at regulating international trade in conventional arms. वर्ल्ड लेवल पर आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटी है रिगार्डिंग आर्म्स एक्सपोर्ट। ये ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्वेंशनल आर्म्स का एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। इट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कॉन्वेंशनल आर्म्स का ट्रेडिंग किया जाएगा या एक्सपोर्ट किया जाएगा वो सभी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। आर्टिकल 6(3) ऑफ आर्म्स ट्रेड ट्रीटी बार कंट्री फ्रॉम सप्लाइंग कॉन्वेंशनल आर्म्स इफ दीज आर्म्स वुड बी यूज्ड टू कमिट वॉर क्राइम्स। अगर कोई कंट्री अदर कंट्री के लिए आर्म्स एक्सपोर्ट करता है और अदर कंट्री उस आर्म्स का मिसयूज करता है वॉर क्राइम्स के लिए मिसयूज करता है तो इसकी सप्लाई को आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के अकॉर्डिंग बैन किया जा सकता है। आर्टिकल 7 obligates states to assess whether the conventional arm they export would be used by importing country to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law। आर्टिकल 7 के अंडर ये ऑब्लिगेट किया गया है कि कॉन्वेंशनल आर्म्स जो किसी एक कंट्री के द्वारा अदर कंट्री के लिए अगर एक्सपोर्ट किए गए हैं तो उस कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसका असेसमेंट करे कि इम्पोर्टर कंट्री कहीं उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कहीं वायलेशन तो इसमें नहीं हो रहा है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। स्पेशल चीज इसके साथ यह है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। एज अ रिजल्ट दिस ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन इंडिया एंड कैन नॉट बी जुडिशियली इनकॉर्पोरेटेड दो सम प्रोविजंस ऑफ द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी रिफ्लेक्ट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। बिकॉज इंडिया ATT का सिग्नेटरी नहीं है और इसकी वजह से इंडिया के ऊपर किसी टाइप का बाउंडेशन नहीं है। इट मीन्स इंडिया एक्सपोर्ट आर्म्स का अदर कंट्री के लिए कर सकता है।
फ्यू कंट्रीज हैव कर्ब्ड डिफेंस एक्सपोर्ट टू इजराइल। इसराइल के लिए कुछ कंट्रीज ने डिफेंस एक्सपोर्ट को कर्ब किया है। सम कंट्रीज हैव कर्ब्ड डिफेंस एक्सपोर्ट टू इसराइल। नंबर वन, अ कोर्ट इन नीदरलैंड ऑर्डर्ड द डच गवर्नमेंट टू ब्लॉक द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल F-35 फाइटर जेट पार्ट्स टू इसराइल। नीदरलैंड की एक कोर्ट ने डच गवर्नमेंट के लिए एक ऑर्डर रिलीज किया है और इस ऑर्डर के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि इसराइल के लिए F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स का एक्सपोर्ट ब्लॉक किया जाना चाहिए। द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर इज अ यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन विच प्रोहिबिट मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट टू अ कंट्री इफ देयर इज अ क्लियर रिस्क दैट द रेसिपिएंट कंट्री वुड यूज सच इक्विपमेंट टू वायलेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। नीदरलैंड की कोर्ट ने जो ये ऑर्डर डच गवर्नमेंट के लिए रिलीज किया है, स्पेशली इसराइल के लिए F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स को एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड, इट मीन्स एक्सपोर्ट को यहाँ पर बैन किया गया है इस ऑर्डर के अंदर। इसका जो बेसिस है वो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन इसका बेसिस है। यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई अदर कंट्री इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन करता है, इस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट का यूज करके, तो उस कंट्री के लिए इस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट का जो एक्सपोर्ट है उसको प्रोहिबिट किया जाता है। नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम्स गवर्नमेंट एक्टिंग अंडर द एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट रिव्यूड इजराइल्स कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कंसर्निंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। यूनाइटेड किंगडम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के अंदर ये इवेल्युएट किया है कि जिस तरह से इजराइल का गाजा के अंदर वॉर चल रहा है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो इसने ये फाइंड आउट किया कि इस कंट्री के लिए, इट मीन्स इजराइल के लिए, वेपन्स का एक्सपोर्ट क्लियरली एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इफ सर्टेन आर्म्स आर एक्सपोर्ट टू इजराइल दे वुड बी यूज टू कमिट और फैसिलिटेट सीरियस वायलेशंस ऑफ IHL। अगर इस तरह के आर्म्स का इजराइल के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसकी वजह से ये IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का सीरियस वायलेशन हो सकता है और इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। लीगल गैप इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो आर्म एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लॉ है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है, इसके बीच में लीगल गैप शो हो रहा है। देयर इज नो रेगुलेशन इन इंडियन लॉ इक्विवेलेंट ऑफ यूकेज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट और यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस। इंडियन लॉ के अंदर यूकेज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के इक्विवेलेंट और यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस के इक्विवेलेंट इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है। देयर इज रिक्वायरिंग एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑब्लिगेशन इन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट टू इजराइल। जिस तरह से इंडिया ने इसराइल के लिए डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया है, इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि IHL के ऑब्लिगेशन के कंप्लायंस के साथ इस तरह के जो एक्सपोर्ट है इसराइल जैसे कंट्री के लिए जो कि गाजा के अंदर वॉर कमिट कर रहा है, क्या ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अकॉर्डिंग है। द इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 रेड विद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005 empowered द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। इसके लिए यहाँ पर 2 एक्ट्स वर्क करते हैं, इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005। इन एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर वेपन्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने की यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। सेक्शन 35 एंड 2I ऑफ WMDA वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट एंड फॉरेन ट्रेड Act these sections in India's international obligations under any bilateral, multilateral or international treaty, covenant, convention. सेक्शन 3, 5 एंड 2I MWDA और FTA के जो सेक्शन है, इन सेक्शंस के अंदर इंडिया का कोई भी बायलैटरल, मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल ट्रीटी, कॉन्वेंशन या कोवेनेंट होता है
तो इसके अंदर इंडिया के लिए इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। इट मीन्स WMDA और FDA के अंदर कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इंडिया के लिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स ड्यू टू इंडिया इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस। इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस की वजह से इंडिया अपने डिफेंस गुड्स का एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर सकती है। दिस इज द क्लोजेस्ट इंडियन लॉ गेट्स टू कनेक्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स विद इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग डिफेंस गुड्स का एक्सपोर्ट अगर इंडिया करना चाहता है तो उसके लिए क्लोज इंडियन लॉ जो है वो इससे कहीं ना कहीं मैच करता है। इट मीन्स क्लियरली डिफाइन नहीं है कि इंडिया का जो डिफेंस गुड्स का एक्सपोर्ट है उसके लिए क्या इंडिया ऑब्लिगेशंस रखता है। एज पर इंडिया डोमेस्टिक लॉ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनलाइक द UK एंड EU countries, European Union countries, is not under an obligation to review the IHL, International Humanitarian Law compliance of the country to which India is exporting defense goods. इंडिया के अपने डोमेस्टिक लॉ के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस तरह से UK एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एक ऑब्लिगेशन रखते हैं और इन कंट्रीज को देखना होता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कंप्लायंस, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है। बट इंडिया के पास इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं है बिकॉज इंडिया का अपना डोमेस्टिक लॉ उसको वेपन्स एक्सपोर्ट करने की कहीं ना कहीं परमिशन देता है। दस दिस इज अ लीगल गैप। यही है इंडिया और अदर कंट्री यानी ग्लोबली लॉ के बीच में एक लीगल गैप। व्हाट अबाउट इंडिया लाइबिलिटी अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर इंडिया की क्या लाइबिलिटी है। कॉमन आर्टिकल 1 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन विच इज बाइंडिंग ऑन इंडिया ऑब्लिगेट ऑल स्टेट टू रिस्पेक्ट एंड टू इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर IHL। जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 1 ये सभी स्टेट के लिए ऑब्लिगेट है और सभी कंट्रीज को कहीं ना कहीं बाइंडिंग करता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का रिस्पेक्ट किया जाए। It was held by International Court of Justice in Nicaragua versus United States. This provision imposes a negative obligation on state. जेनेवा कॉन्वेंशन ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा हेल्ड किया गया था और ये स्टेट के लिए एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन भी है। दस कंट्री आर अंडर ऑब्लिगेशन डू नॉट सप्लाई वेपन्स टू अ कंट्री विच कैन यूज वेपन्स टू वायलेट द कॉन्वेंशन। यही वजह है कि जेनेवा कॉन्वेंशन के रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी कंट्री अदर कंट्री को वेपन्स तब तक सप्लाई नहीं करेगा। इट मीन्स वो वेपन इसलिए सप्लाई नहीं करेगा कि कॉन्वेंशन के अंडर जो वेपन रिलेटेड प्रोविजन है उसका अगर वायलेशन होता है तो वो सप्लाई नहीं करेगा। When India's domestic law, the DMW and FTA are read in light of India's IHL obligation, a clear duty arises not to supply weapons to a country that would use them to breach its IHL obligation, but rather than delivering this obligation using international law, it would be better for India to amend the WMDA and FTA to explicitly assess the IHL compliance of countries importing India defense goods. इंडिया के लिए डिफेंस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ये देखना होगा कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है कहीं उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर वायलेशन हो रहा है तो इंडिया को WMDA और FTA को अमेंड करना चाहिए। दिस वे इंडिया विल शोर अप इट्स क्रेडिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन। इस तरीके से इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफेंस एक्सपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन के तौर पर इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। What is California's new anti-deepfake bill and can it stop manipulate political ads? What is issue? On September 18, California's governor had made deepfakes content illegal in California by signing a bill. September 18 को कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कैलिफोर्निया के अंदर डीफेक कंटेंट को एक बिल साइन करके इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। California signed 3 pieces of legislation to take action against deepfake or digitally altered content in election campaign that could be deceptive. कैलिफोर्निया ने अब इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर जो डिजिटली अल्टर्ड कंटेंट का यूज किया जाता है या डीप फेक्स का यूज किया जाता है जो कि डिसेप्टिव होते हैं, इसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया है इसको कंट्रोल करने के लिए।
अबाउट डीप फेक के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Deepfakes are synthetic media which includes images, audio, and video generated by AI technology that portray something that does not exist in reality or events that have never occurred. Deepfakes एक सिंथेटिक मीडिया है जिसके अंदर deepfake images, audio and videos हो सकती हैं जो कि AI टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरेट की जाती हैं और इसके अंदर वो भी पोर्ट्रेट कर दिया जाता है जो कि एग्जिस्ट नहीं है रियलिटी में, और इवेंट दैट हैव नेवर अकर्ड, कुछ ऐसे इवेंट्स भी जनरेट कर दिए जाते हैं जो नेवर अकर्ड यानी कभी हुए ही नहीं। टर्म deepfakes combine deep taken from AI deep learning technology and fake addressing that the content is not real। डीप फेक टर्म का जो यूज किया जाता है ये डीप प्लस फेक को कंबाइन करके यूज किया जाता है। इसमें डीप का मतलब है AI डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी एंड फेक का मतलब है दैट द कंटेंट इज नॉट रियल। इट मीन्स डीप फेक का मीनिंग हुआ AI डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करके जब अनरियल कंटेंट क्रिएट किया जाता है इसको हम डीप फेक बोलते हैं। डीप फेक्स कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट एंड कैन फेक रियल पीपल सेइंग एंड डूइंग थिंग्स दे डिड नॉट से और डू। डीप फेक एक ऐसा सिंथेटिक मीडिया है जिसके थ्रू ऐसे पीपल को क्रिएट किया जा सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एंड रियल पीपल को फेक कर सकता है सेइंग एंड डूइंग थिंग्स, ऐसा कहते हुए करते हुए जो उसने कहा नहीं है और उसने किया नहीं है। इट मीन्स रियल पीपल को फेक बना सकता है। द origin of the word deepfakes can be traced back to 2017 when a Reddit user with the username deepfakes posted explicit videos of celebrities। डीपफेक वर्ड का ओरिजिन 2017 में तब स्टार्ट होता है जब एक रेडिट यूजर डीपफेक यूजर नेम से सेलिब्रिटीज का एक्सप्लिसिट वीडियोज पोस्ट करता है। इट मीन 2017 में पहली बार डीपफेक टर्म शो हुआ। हाउ डीपफेक वर्क्स, डीपफेक किस तरह से वर्क करता है। डीपफेक्स आर क्रिएटेड बाय मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करके डीप फेक को क्रिएट किया जाता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज न्यूट्रल नेटवर्क टू मैनिपुलेट वीडियोज एंड इमेजेस। वीडियो या इमेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए डीप फेक्स MLM का यूज करता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स, और इसके अंडर न्यूट्रल नेटवर्क का यूज किया जाता है वीडियोज और इमेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए। To make a deepfakes image, audio, or video of someone, a creator would first train a neural network on many hours of real video footage of the person to give it a realistic understanding of what he or she looks like from many angles and other different lighting। किसी भी इमेज, ऑडियो, वीडियो का अगर डीपफेक बनाना है तो क्रिएटर न्यूट्रल नेटवर्क को फर्स्ट ट्रेन करता है और मैनी आवर्स तक जो रियल वीडियो फुटेज है या इमेज है या ऑडियो है उसके साथ उसको कंबाइन करता है। देन क्रिएटर कंबाइन द ट्रेंड नेटवर्क विद कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजीज टू सुपर इम्पोज अ कॉपी ऑफ पर्सन ऑन टू अ डिफरेंट एक्टर। क्रिएटर जो होते हैं वो ट्रेंड नेटवर्क के साथ और कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजीज के साथ एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है और इसके बाद एक कॉपी सुपर इम्पोज हो जाती है। करंटली डीपफेक्स टेक्नोलॉजी आर बीइंग यूज्ड फॉर नेफेरियस पर्पजेज लाइक इलेक्शन मैनिपुलेशन। करंटली डीपफेक्स का यूज इलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए किया जा रहा है, स्कैम एंड हैक्सागन्स के लिए करंटली इसका यूज किया जा रहा है, एंड सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी के लिए इसका यूज किया जा रहा है। साथ में सोशल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए आज डीपफेक्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। Deepfakes are differ from other forms of false information by being very difficult to identify as false। Deepfakes का यूज अदर फॉर्म्स ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज डीपफेक्स के अंदर ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है कि ये फॉल्स है। द 3 बिल्स साइंड बाय कैलिफोर्निया गवर्नर। कैलिफोर्निया गवर्नर के द्वारा 3 बिल्स कौन कौन सा साइन किया गया है। नंबर 1 AB 2655 डिफेंडिंग डेमोक्रेसी फ्रॉम डीपफेक डिसेप्शन एक्ट ऑफ 2024। नंबर 2 AB 2839 इलेक्शंस डिसेप्टिव मीडिया इन एडवर्टाइजमेंट। नंबर 3 AB 2355 पॉलिटिकल रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1974 पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 3 बिल्स साइन किए गए हैं कैलिफोर्निया गवर्नर के द्वारा। हाउ वाटर टाइट आर द बिल्स।
User can no longer distribute ads or election communications with materially deceptive content, including deep fakes. बिल साइन हो चुका कैलिफोर्निया के अंदर रिलेटेड टू डीप फेक्स। अब यूजर इलेक्शन कम्युनिकेशंस के टाइम पर फेक एड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं और मैटेरियली डिसेप्टिव कंटेंट इंक्लूडिंग डीप फेक्स को अब वहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया गया है। द बिल्स लार्जली एक्सपेंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ रिगार्डिंग इलेक्शन रिलेटेड कंडक्ट। कैलिफोर्निया के अंदर इलेक्शन रिलेटेड कंडक्ट इलेक्शन रिलेटेड लॉ के अंदर कुछ कंडक्ट वहाँ पर फिक्स किए गए हैं, उसको एक्सपेंड इन बिल्स के थ्रू उसको एक्सपेंड किया गया है। इट मीन्स इलेक्शन के टाइम पर जो कंपेनिंग होता है वहाँ पर उसके लिए कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक्सपेंड किया गया है। प्रिवेंट हाईली अल्टर्ड मीडिया फ्रॉम बीइंग सर्कुलेटेड फॉर ए स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ डेज बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन इन स्टेट। स्टेट के अंदर आफ्टर एंड बिफोर इलेक्शन के कुछ डेज पहले जो हाईली अल्टर्ड मीडिया सर्कुलेट होती है उसको वहाँ पर प्रिवेंट कर दिया गया है। वर्किंग वुमेन्स डबल शिफ्ट। वाई न्यूज द डाटा पॉइंट पब्लिश्ड ऑन September 23 after the death of Anna Sebastian Perel, a chartered accountant, so how professional Indian women work the most number of hours globally. कुछ डेज पहले अन्ना सेबेस्टियन पेरेल एक सीए का इसलिए डेथ हो गया था क्योंकि ये एक प्रोफेशनल इंडियन वुमेन थी और इसके ऊपर ऑफिशियल वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। इसके बाद एक डाटा पॉइंट पब्लिश किया जाता है वुमेन्स प्रोफेशनल वुमेन्स के वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, और ये शो किया जाता है कि ग्लोबली इंडियन प्रोफेशनल वुमेन का वर्किंग आवर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। Anna 26 lost her life because of work stress at Ernst and Young. This incident leading to discussions on increasing workload of professional women in India. अना जो कि 26 ईयर गर्ल थी और वर्क स्ट्रेस स्पेशली अर्न एंड यंग कंपनी के अंदर वर्क स्ट्रेस होने की वजह से इसने अपनी लाइफ लॉस्ट कर ली थी। और इस इंसिडेंट की वजह से इंडिया में प्रोफेशनल वुमेन्स के वर्कलोड से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं इंडिया के अंदर। Young Indian women in professional jobs such as auditing, information technology, and media work more than 55 hours a week, which translate to 9 to 11 hours of work every day. इंडिया के अंदर जितना भी प्रोफेशनल वुमेन हैं स्पेशली ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीडिया सेक्टर में वर्क करती हैं, वीकली उन्हें 55 आवर्स से ज़्यादा वर्क करना होता है और पर डे का अगर देखा जाए तो 9 to 11 आवर्स इन्हें वर्क करना होता है। इंडियन वुमेन आर वर्किंग इन न्यूअर एंड डिमांडिंग जॉब्स दिस डेज। According to data, despite women undergoing more stress in office, they also do lot of amount of work in household. Because आज मोर एंड मोर वुमेन जॉब करती हैं और एक डाटा के अकॉर्डिंग ऑफिस का स्ट्रेस होने के साथ साथ वुमेन्स को हाउस होल्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा दिया होता है। फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो उनका जो प्रोफेशनल वर्कलोड है प्रोफेशनल वुमेन का और केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी होती हैं घर की, फैमिली मेम्बर उसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ग्राफिकली वुमेन प्रोफेशनल वुमेन का जो ऑफिशियल वर्कलोड है और जो हाउस होल्ड वर्कलोड है उसको हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। अनपेड वर्क इन मिनट्स, मेल और फीमेल स्पेशली एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स एंड नॉट इन लेबर फोर्स, जितने भी मेल एंड फीमेल हैं उन्हें अनपेड वर्क करना होता है घर के अंदर। स्पेशली पहले अगर एम्प्लॉयड मैन और वुमेन का देखा जाए, मैन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एम्प्लॉयड मैन को 166 मिनट्स अबाउट 166 मिनट घर पर अनपेड वर्क करना होता है। वहीं अगर वुमेन का देखा जाए तो इन्हें अबाउट 345 मिनट्स हाउस होल्ड वर्क जॉब के साथ करना पड़ता है। इट मीन्स यहाँ पर लगभग 2.5 घंटे हाउस होल्ड वर्क जॉब पर रहते हुए मैन को करना पड़ता है। फीमेल की अगर बात की जाए तो अबाउट 5.5 घंटे उसको हाउस होल्ड वर्क जॉब के साथ साथ करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए 313 मिनट्स मैन करता है हाउस होल्ड वर्क एंड 376 मिनट्स वुमेन को करना पड़ता है। इसी तरह से इन लेबर फोर्स एंड नॉट इन लेबर फोर्स, नॉट इन लेबर फोर्स की अगर मैन वुमेन के वर्कलोड की बात की जाए अनपेड हाउस होल्ड वर्क
214 मिनट्स मैन को करना पड़ता है एंड 457 मिनट्स वर्क, इसमें से अनपेड वर्क वुमेन को करना पड़ता है। दिस चार्ट शो एवरेज मिनट्स स्पेंड ऑन अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर एक्टिविटी इन डे अक्रॉस मैरिटल स्टेटस इन इंडिया। नेवर मैरिड, करंटली मैरिड एंड विडो, डाइवोर्स एंड सेपरेटेड वुमेन और मैन के द्वारा कितना अनपेड वर्क किया जाता है, ये मिनट्स में यहाँ पर दिया गया है। नेवर मैरिड की अगर बात की जाए तो 184 मिनट्स मेल को वर्क करना पड़ता है, वहीं 259 मिनट्स फीमेल को वर्क करना पड़ता है। द टेबल शो द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन एज 15 to 59 हु पार्टिसिपेटेड इन सेलेक्टेड एक्टिविटी इन 2019। 2019 में इंडिया के अंदर मैन एंड वुमेन कितना एम्प्लॉयड थे और अनपेड वर्क कितना परसेंट लोग क्या करते थे। रूरल मेल की अगर बात की जाए तो 69.7% लोग थे जो एम्प्लॉयड थे या फिर रिलेटेड एक्टिविटी में इंडल्स थे, वहीं 29% मेल इसमें अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज किया करते थे। अर्बन फीमेल की अगर बात की जाए तो ओनली 22.5% एम्प्लॉयड थी और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी 93.2% के पास थी। उसी तरह से अर्बन मेल और फीमेल का हम यहाँ पर डाटा दे सकते हैं। टोटल की अगर बात की जाए, टोटल मेल में से 70.7% एम्प्लॉयड या फिर रिलेटेड एक्टिविटीज में इंडल्स थे, वहीं 27% मेल अनपेड डोमेस्टिक वर्क में इंडल्स थे। फीमेल की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फीमेल एम्प्लॉयड बहुत कम है, 21.7% फीमेल एम्प्लॉयड है और 91.8% वुमेन को अनपेड डोमेस्टिक वर्क यहाँ पर करना पड़ रहा है इस डाटा के अकॉर्डिंग। चार्ट 4 परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन एज 15 to 59 years who participated in unpaid domestic work and employment across state। ये चार्ट शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर मैन एंड वुमेन कितना अनपेड डोमेस्टिक वर्क करते हैं, कितना एम्प्लॉयड है। ईच सर्कल करस्पॉन्ड टू अ स्टेट, और ये सर्कल्स दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं स्टेट को शो कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जितना भी स्टेट है उन्हें शो कर रहे हैं। शेयर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड परसेंटेज, मेल एम्प्लॉय का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि 60 से 80% जो मेल हैं वो एम्प्लॉयड हैं ज़्यादातर स्टेट में, यहाँ पर हम देख सकते हैं। शेयर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयड, बात अगर फीमेल एम्प्लॉयड की जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ओनली 10 to 40% वुमेन ही और स्टेट के अंदर एम्प्लॉयड है। शेयर ऑफ मेल्स हु डिड अनपेड डोमेस्टिक वर्क, हम देख सकते हैं कि 10 to 40% मेल ऐसे हैं जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क करते हैं, वहीं इसके अपोजिट अगर देखा जाए फीमेल जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती हैं 85% वुमेन ज़्यादातर स्टेट में अनपेड वर्क उन्हें करना पड़ता है। नंबर ऑफ राइनोज स्लाइटली इंक्रीज बट सो डज थ्रेड ऑफ पोचिंग। वर्ल्ड राइनो डे is celebrated on 22 September each year. The rhinos population across the world has increased slightly. Each year 22 September को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट मीन्स संडे को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया गया था और ये देखा जा रहा है कि राइनो का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड लेवल पर वो स्लाइडली इंक्रीज हो रहा है, बट किलिंग्स आर इंक्रीजिंग मोस्टली इन साउथ अफ्रीका एंड पोचिंग फेड बाय ह्यूज डिमांड फॉर राइनो ऑन्स रिमेन अ टॉप थ्रेट। बट साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री के अंदर किलिंग्स राइनो का इंक्रीज हो रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोचिंग जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं और पोचिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राइनो का जो हॉर्न है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये एक टॉप थ्रेट है इस एनिमल के लिए। व्हाट इज करंट स्टेटस ऑफ राइनोज इन वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर राइनो का करंट स्टेटस क्या है। विद ऑल 5 सब स्पीसीज ऑफ राइनो देर आर जस्ट अंडर 28,000 राइनो लेफ्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 28,000 राइनोज लेफ्ट हैं फ्रॉम 5 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अबाउट पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 लाख राइनोज हुआ करते थे। करंटली 28,000 राइनोज लेफ्ट हैं और अबाउट 5 सब स्पीसीज का ये नंबर है। A total of 586 rhinos were killed in Africa in 2023, most of them in South Africa, which has the highest population of rhinos at an estimated 16,056। साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा राइनोज पॉपुलेशन है, अबाउट 16,056 राइनोज साउथ अफ्रीका के अंदर है और अफ्रीका नेशंस के अंदर स्पेशली साउथ अफ्रीका के अंदर 2023 यानी लास्ट ईयर अबाउट 586 राइनोज को किलिंग किया गया था,
Killing increased from 551 reported in 2022, according to International Union for Conservation of Nature (IUCN) के अकॉर्डिंग 2022 में राइनोज का किलिंग 551 हुआ था, जबकि 2023 में ये नंबर और भी इंक्रीज हो गया था, 586 राइनोज के यहाँ पर किलिंग किया गया था। The number of wild rhinos increased from 15,942 in 2022 to 17,464 in 2023 by black and greater one-horned rhino stood at the same. Wild rhinos की अगर बात की जाए 2022 में 15,942 rhinos थे, जबकि 2023 में 17,464 rhinos इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। ब्लैक राइनो एंड ग्रेटर वन ऑन राइनो की अगर बात की जाए तो इनका जो नंबर है वो स्टेट है सेम है। Another subspecies, the northern white rhino, is technically extinct, with only 2 females being kept in a secure private conservancy in Kenya. नॉर्थन वाइट राइनो की अगर बात की जाए, स्पेशली यहाँ पर 5 सब स्पीसीज होती हैं: वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेटन वन और राइनो, नॉर्थन वाइट राइनो। नॉर्थन वाइट राइनो की अगर बात की जाए तो ये एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है और पूरा वर्ल्ड के अंदर इसके 2 फीमेल्स एनिमल्स यहाँ पर बची हुई हैं। इन्हें केन्या के अंदर प्राइवेट कंजर्वेंसी में रखा गया है। India's status on rhino. In India, more than 2,850 rhinos were recorded during the last census of the animal in 2022. इंडिया की अगर बात की जाए 2022 जो लास्ट एनिमल सेंसस किया गया था उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 2,850 राइनोज हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व हाउस एन एस्टिमेटेड 2,613 ऑफ दीज एनिमल्स फॉलोड बाय कोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 107 है इसके अंदर, औरंग नेशनल पार्क 101। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के अंदर है। 2613 यहाँ पर राइनोज हैं। इसके बाद कोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 107 राइनोज है, औरंग नेशनल पार्क के अंदर 101 राइनोज हैं। द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है 233 एंटी पोचिंग कैंप्स। बिकॉज काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर 233 एंटी पोचिंग कैंप्स बनाए गए हैं। यही वजह है कि 2016 से लेकर अब तक यहाँ पर जो राइनो का पोचिंग है वो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। दिस इज वाई काजीरंगा एंड अदर प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स ऑफ वन ऑन राइनोसिरोस इन आसाम रिकॉर्डेड एन 86% ड्रॉप इन पोचिंग ऑफ द हर्बीवोर सिंस 2016। यही वजह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो पहले पोचिंग हुआ करता था बहुत ज़्यादा, 2016 के बाद हर्बीवोर्स का पोचिंग यहाँ पर 86% तक डिक्रीज हुआ है। पोचर्स किल 190 राइनोज बिटवीन 2000 एंड 2021। 2020 से लेकर 2021 तक अबाउट इंडिया के अंदर पोचर्स के द्वारा 190 राइनोस को किल किया गया है। सो थैंक्स।